हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक की लेसन मैथमेटिक्स पेपर 1 का, जिस लेसन में हमने अब तक के ट्रूथ टेबल क्या होता है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद उसमें जो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है वो किस तरह से प्रूव करना है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी क्या होता है वो पार्ट हमने देखा था। और जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 जो है आपके न्यू टेक्स्ट बुक की वो हमने कवर की थी। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है इसमें। तो क्वांटिफायर्स यानी क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दो सिंबल बना रहा हूं, यहाँ पे दिस इज फॉर ऑल एंड दिस इज देयर एग्जिस्ट। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है फॉर ऑल एंड ये जो सिंबल होता है दैट इज फॉर देयर एग्जिस्ट। ये दो क्वांटिफायर्स है जिसमें से ये फॉर ऑल जो है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एंड ये जो दिया हुआ है नीचे देयर एग्जिस्ट के लिए दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, तो ये दो क्वांटिफायर हम यूज करते हैं स्टेटमेंट में। जिस किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इन क्वांटिफायर को यूज किया होगा ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो पहले हमने वही देखा कि क्वांटिफायर क्या होता है एक्चुअली। तो ये फॉर ऑल उसके लिए हम यूज करते हैं ये क्वांटिफायर दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड देयर एग्जिस्ट के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर ये यूज कब करना है तो वो हम देखेंगे। सो अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इज ट्रू इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। आपको जो भी सेट दिया हुआ है उस सेट के लिए जो भी प्रोवाइडेड कंडीशन है वो अगर कंडीशन सारे वैल्यूज के लिए अगर ट्रू है उस केस में हम यूज करते हैं कौन सा क्वांटिफायर, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी फॉर ऑल। मीन्स वो कंडीशन सारे ही जो जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में यूज किए हुए हैं उनके लिए सबके लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो। एंड अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय एक्सटेंशियल क्वांटिफायर इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। और दूसरा, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, उसमें से कुछ ही ऐसे टर्म्स है, कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स है जिनके लिए एप्लीकेबल कंडीशन है, उसके लिए हम क्या करते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो है वो यूज करते हैं। इसे बहुत बार ऐसा इन्होंने एटलीस्ट ये वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, एटलीस्ट वन, कि कम से कम वहां पे एक तो भी वैल्यू ऐसी चाहिए। एक से ज्यादा हुआ तो भी चलने वाला है बराबर, पर एटलीस्ट एक तो भी होना जरूरी है। कुछ भी अगर कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही उसमें तो वो वहां पे हम क्वांटिफायर यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तभी उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें जो नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी हुई है उसमें इसी के प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं। तो हम एक सेट हम कंसिडर कर रहे हैं। इफ दैट सेट ए कंटेन एलिमेंट्स, सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और इसके लिए आपको कंडीशंस दी हुई है। जैसे पहले कंडीशन दी हुई है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यानी हमारी कंडीशन क्या दी हुई है कि यहां पे इस सेट में देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द a, यानी x की कुछ वैल्यूज इसमें ऐसी है इस a सेट में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है x माइनस 4 इक्वल टू 3। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यूज दी है आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखो आपको इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलती है क्या, वो चेक करो। जैसे अगर आपने इसमें x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आता है विच इज नॉट इक्वल टू 3। 2 माइनस 4 अगर किया तो माइनस 2 आता है विच इज नॉट इक्वल टू 3। 3 माइनस 4 किया तो ये हो जाता है माइनस 1 अगेन विच इज नॉट इक्वल टू 3। देन 5 माइनस 4 किया हमने सो 1, 6 माइनस 4 किया 2 एंड 7 माइनस 4 किया 3। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट है उनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है दैट वैल्यू इज 7 कि जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है x माइनस 4 इक्वल टू 3 बराबर। तो उसके लिए उन्होंने बराबर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट यूज किया क्योंकि एटलीस्ट एक ही वैल्यू हो रही है, सभी वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने जो कंडीशन दी हुई है अपने को ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द a सच दैट x माइनस 4 इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट कैसा रहने वाला है, इट विल बी ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा बराबर। उसके बाद इसी में आपको सेकंड दिया हुआ है, सेकंड इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सभी वैल्यूज के लिए x प्लस 1 जो है वो 3 के साथ इक्वल है या 3 से ग्रेटर है, यानी अदर वो 3 के साथ इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है, उससे स्मॉलर नहीं होगा। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस x प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 हो जाता है कितना 2,
2 ये 3 से ग्रेटर नहीं है और ना इसके साथ इक्वल है। उसके बाद 2 + 1 लेंगे, दैट इज 3, 3 + 1 लेंगे 4। तो अभी आगे की वैल्यूज भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको ध्यान में आ गया है कि 1 + 1 2 ये वैल्यू 3 से ग्रेटर नहीं है, यानी बाकी अगर सारी वैल्यूज के लिए अगर ये एप्लीकेबल भी है पर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। सो दैट्स व्हाई ये जो कंडीशन दिया है दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द a x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस कंडीशन इज व्हाट? इट इज फॉल्स। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखते हैं हम इसमें। थर्ड में आपको दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 8 - x इज लेस देन और इक्वल टू 7। अभी 8 - x जो है वो 7 से लेस है। x की वैल्यू एक एक करके आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, 8 - 1 दैट इज 7 विच इज इक्वल टू 7, 8 - 2 दैट इज 6 विच इज लेस देन 7, 8 - 3 दैट इज 5 लेस देन 7, 5 6 7 भी करेंगे, 8 - 7 1, यानी बाकी सारी वैल्यूज के लिए हम स्टार्टिंग से जब देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक के, तो वैल्यूज हमको ऐसी ही मिल रही है जो एक तो 7 के साथ इक्वल है या 7 से कम है। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द a 8 - x इज लेस देन इक्वल टू 7, सो दैट्स व्हाई ये भी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये क्या है? इट इज ट्रू। एंड फाइनली फोर्थ आपको कंडीशन दी हुई है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x + 8 इक्वल टू 16। अभी इसमें से सभी वैल्यूज यहाँ पे x में डालने से हमको आंसर 16 मिल रहा है क्या? हमको ऑब्जर्वेशन से ध्यान में आ रहा है, न 1 डाल के मिलने वाला है और न 7 डाल के मिलने वाला है। किसी भी वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाला ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी ट्रू नहीं है, और अगर फॉर ऑल भी अगर होता तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होता। देयर एग्जिस्ट का क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 7 है, 7 + 8 कर देंगे तो वो भी कितना आने वाला है? 15 आने वाला है, विच इज नॉट इक्वल टू 16। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है? इट इज फॉल्स। यहाँ पे जब हम कंडीशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको हमेशा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें दिखाना है, वो शो करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो आपको क्वांटिफायर को यूज करना होता है स्टेटमेंट में, या ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में क्वांटिफायर यूज दिए जाते हैं और जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्वांटिफायर जो यूज किए हुए करेक्ट है या नहीं, और फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू किस तरह से है, इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। आपको अभी एक्सरसाइज 1.3 जो है आपके न्यू टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.3 जो दी हुई है, उस 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको ड्यूअल एंड निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये 2 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से 2020 एंड 21 के एग्जाम के लिए ड्यूअल वाला पार्ट जो है वो कैंसिल किया गया है। बट फिर भी इस वीडियो में ड्यूअल क्या होता है वो मैं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है वो। तो आपको तब तक के लिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है ड्यूअल एंड निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।